नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सुकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नैनीताल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हुए, जहां पंचायत सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ओम बिरला ने उत्तराखंड की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि की ये धरती प्रकृति संरक्षण का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। चर्चा के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड की ये धरती देवभूमि और प्रकृति संरक्षण के अंदर दुनिया को संदेश देने वाले उत्तराखंड की धरती पर आज मुझे वन क्षेत्र के उन प्रहरियों जो जल, जंगल, जमीन को बचाने के संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की धरती पर वन पंचायतें किस तरीके से जन भागीदारी से वन क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और वन क्षेत्र के द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनती जा रही है। आज दुनिया के अंदर वन क्षेत्र की औषधियों की मांग बढ़ रही है और इसलिए आने वाले समय का वैल्यू एडिशन कर किस तरीके भारत और दुनिया के अंदर इन वन क्षेत्र के अंदर उगने वाली औषधियों का लाभ मिल सकता है, इसके लिए भारत सरकार ने विशेष रूप से रिसर्च और नए इनोवेशन भी के प्रयास भी किए हैं, जिसके निश्चित परिणाम आएंगे। देहरादून में उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना साल 2001 में हुई थी। ये निगम राज्य के इकोनॉमिक और इकोलॉजी के लिए अहम है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक विरासत की धरोहर सौंपे। ये राज्य के आर्थिक विकास के साथ साथ लोक संस्कृति के लिए भी अहम है। सीएम ने कहा कि उपखनिज के क्षेत्र में राज्य ने पहली बार उपलब्धि हासिल करते हुए 1200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। आज हिमकास्ट मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया है, जिससे लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। हमारी सरकार विकास के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन है। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन है, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है या मुनस्यारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। ये कुछ डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी, हजारों से अधिक। और जिधर जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और ये हमारी बहुत बड़ी संपदा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है।
कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, उत्तराखंड वन विकास निगम ने इन 25 वर्षों की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और ये उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, तो संसाधनों का सही उपयोग विकास को नई दिशा देता है। और अभी मैं जब आपका ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, या हमारे एमडी नीना जी बोल रही थी और उसके बाद सुधांशु जी ने बोला, फिर वन मंत्री जी ने बोला, तो सच में हमारे यहाँ पर देखिए कई सारे, जहाँ हम लकड़ी के उसमें काम करते हैं, वन विकास निगम उसको बेचता भी है, उसका विपणन भी करता है, इसके साथ साथ उप खनिज की निकासी करता है और दोनों ही काम वन मंत्री जी ने भी बताया कैसे बड़े उसके टेक्निकल तरीके से, क्या कहा था, लाइन हाजिर हो जाता, क्या कह रहे थे आप, उससे कुछ कह रहे थे, फिक्सिंग वाले में तो ये जो लकड़ी वाला भी, चूंकि मैं ऐसी जगह पर बड़ा हुआ, पला बड़ा, मैंने अक्सर आपकी बैठकों में कहा है कि जहां चारों तरफ बनी वन है, नदियां हैं, वन है, क्यों फरजाना जी आप तो वहां रहिए, धकाते वहां हमारे डीएफओ रहे और भी जो भी डीएफओ रहे होंगे, इसमें से कोई रहा होगा तो सब जानते हैं, 8 किलोमीटर इधर से वन, 2.5 किलोमीटर इधर से वन, इधर सुरई रेंज और इधर किलपुरा रेंज और इधर खटीमा की रेंज, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो नेपाल का वन भी शुरू हो जाता है। इधर मेन शारदा, उसके पीछे उसकी जो बाईपास शारदा, और बीच में मेरा गांव, मेरा घर। तो मैं उनके बीच ही बीच में जो है हमेशा पला बड़ा, तो मैं वनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बहुत भली भांति जानता हूँ। इसलिए लकड़ी का काम हो या उप खनिज का काम हो, दोनों ही काम शंका की दृष्टि से भी देखे जाते थे, लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता करी और पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जब काम आगे बढ़ा, तो 167 करोड़ का आज मुनाफा हो रहा है। वहीं उप खनिज के क्षेत्र में हमारे राज्य में, राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है कि कोई भी सरकार होती थी तो उसको खनन के, उप खनिज के मामले में घेरा जाता था, तमाम आरोप लगते थे, आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पर भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी और हमने जिस प्रकार से काम किया, आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। प्रदेश भर में लगभग 1 माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक वेतन बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका समर्थन करने भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। तकरीबन 1 माह से ये लोग प्रदेश भर में धरना दे रही हैं और अपनी उचित मांगों को लेकर सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है। इनको जो मानदेय के रूप में इनका शोषण किया जा रहा है, काम इनसे वेल एजुकेटेड वाला लिया जा रहा है और मानदेय के रूप में मात्र 9300 रुपये इन महिलाओं को दिए जा रहे हैं। जहां एक और बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है,
महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती है, महिलाओं के उत्थान के लिए नए नए नियम पारित करने की बात करती है, वहीं पर आप देख लीजिए इस देश के अंदर सबसे बड़ा शोषण महिलाओं का सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, इनकी सहायिका जितनी भी है, सुबह उठकर दोपहर तक सेंटर पर रहती है, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में जाकर भिन्न भिन्न तरह की रिपोर्ट्स जो इनसे मांगी जाती है उनको तैयार करने के लिए अपने घर का काम भूल जाती है और उन रिपोर्टों को तैयार करके मानसिक संतुलन तक खराब कर लेती है और बदले में इनको मिल रहा है सिर्फ 93 रुपये। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं के लिए वो कर दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये एक ढकोसला है और जिसका जीता जागता सबूत पूरे प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान देहरादून ने अगले 5 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर 2 से 10 मिमी हल्की बारिश हुई। 1-2 जगह ओले गिरे और 6-7 स्थानों पर 30 से 33 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कि पिछले 24 घंटे के दौरान हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफ़ी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे 1-2 जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की, और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पे हमारे को जो है तेज हवाएं 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। टेम्परेचर में जो है अधिकतर स्थानों पे है हमको फॉल देखने को मिला है। पहाड़ के जो है कुछ एरिया में जो है ज़्यादा फॉल है और प्लेन में कुछ जगह पे कम है। उत्तराखंड की सियासत में महिला सशक्तिकरण की बात तो खूब होती है, लेकिन जब बात चुनावी टिकटों की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी अब तक सिर्फ 6 से 12% के बीच सिमट रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों जब मन से बराबरी की बात होती है तो टिकट वितरण में ये बराबरी क्यों गायब हो जाती है। देश भर में इन दिनों महिला आरक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर आरोपों की राजनीति है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों के नेता अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता को ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी महिला हितैषी है, लेकिन सच्चाई नेताओं या पार्टियों के दावों से विपरीत है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं के आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। अगर उत्तराखंड का उदाहरण ले लिया जाए तो राजनीति में पुरुष वर्चस्व साफ दिखाई देता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने महिलाओं को टिकट देने में सीमित रुख अपनाया है। चुनाव दर चुनाव महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के दावे जरूर हैं, लेकिन आंकड़े जमीनी हकीकत बयां करते हैं। कहा है हमने संकल्प भी दिया है, लेकिन संकल्प 15 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन हमने संकल्प दिया है और हम चाहते हैं ये केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार की नीयत साफ होती, उत्तराखंड सरकार की नीयत साफ होती, तो निश्चित रूप से आज एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से जाना चाहिए था कि उत्तराखंड में 2027 के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसमें आरक्षण की हम वकालत करते हैं, उसे लागू किया जाए। केंद्र सरकार को भेजना चाहिए था और यह भी कहना चाहिए था कि जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ, उसके अनुरूप 2029 में महिला आरक्षण लोकसभा में लागू हो और वही आरक्षण 2027 में उत्तराखंड में लागू हो, यह हम कहना चाहते थे। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, यह महिला विरोधी हैं और यह एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत इन्होंने इस महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, इस सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं है। राज्य गठन से लेकर अब तक के विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया तो कांग्रेस ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारा। 2007 में चुनाव के दौरान बीजेपी ने 7 तो कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। 2012 के चुनावों में बीजेपी ने 9 तो कांग्रेस ने 7 महिलाओं को टिकट दिया। इसी तरह 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 6 तो कांग्रेस ने 8 महिलाओं को टिकट दिया और 2022 के चुनावों में बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। यानी 2002 से लेकर 2022 तक 6 से लेकर 12% तक महिलाओं की हिस्सेदारी रही। मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में जो मसाले हैं वो मसाले भी नकली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम मसाले तो असली पकड़िए और इस झूठी मसाल के साथ उत्तराखंड की रहनुमाई करने के आपके सपने लोग हास्यास्पद मान रहे हैं। नकली मसालों के साथ जो रहनुमा बनने की कोशिश आपकी है, नेतृत्व करने के आपके जो सपने हैं, उनको लोग वास्तविक रूप में अब नकली मानने लगे हैं। इसलिए ये नकली बातें छोड़िए और उत्तराखंड के हित में असली बातों पर आइए। और असली बात यह है कि 33% महिला आरक्षण वर्तमान की 70 सीटों पर लागू हो, इस आशय का प्रस्ताव उत्तराखंड की विधानसभा से पास होकर जाए और इसके लिए एक दिन और विधानसभा का सत्र आप जब बुलाना चाहें बुलाएं और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को इस आशय का प्रस्ताव भेजें कि उत्तराखंड की विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव करती है कि 33% महिलाओं को वर्तमान 70 सीटों के आधार पर इसी परिसीमन पर आरक्षण लागू कर दिया जाए। मौजूदा वक्त में बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर आमने सामने है। राजनीति में महिलाओं की इतनी कम भागीदारी कई सवाल खड़े करती है। क्या सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर अब भी गहरी जड़ें जमाए सामाजिक सोच का असर? कुल मिलाकर तस्वीरें साफ हैं, बातें बराबरी की लेकिन हकीकत हिस्सेदारी की। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में क्या राजनीतिक दल अपनी सोच बदलते हैं या फिर महिलाओं की भागीदारी यूं ही सीमित दायरे में सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के कालसी क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी धरना प्रदर्शन में अधिकारी भी पहुंचे लेकिन बातचीत में बात नहीं बनी। लिहाजा अब ग्राम प्रधानों का सरकार पर प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम प्रधान की क्या क्या मांग है, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून जनपद के चकराता में कालसी ग्राम प्रधान संगठन पिछले 17 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय के गेट पर धरना दे रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के भुगतान में देरी और कार्य दिवस बढ़ाने की मांग को लेकर अब प्रधानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हमारे बात पे कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए हमें आज जो तालाबंदी करनी पड़ी है, इसके लिए भी हमने पहले से ही एक ज्ञापन दे रखा था। बात नहीं मानी जाएगी तो हमारा तालाबंदी होगी और तालाबंदी हम कर रहे हैं। और आज इस तालाबंदी उससे हमने मैसेज भिजवाया कि हमारे पूरे कालसी ब्लॉक जब तक ये हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक इसमें तालाबंदी रहेगी और धरना प्रदर्शन हो सकता है कल भूख हड़ताल में बैठा। तो जैसे आपने ये तालाबंदी की है, क्या ये ताला खुलेगा या अब नहीं खुलेगा? इसके बारे में हम 1-1.5 घंटे हमारे पूरे प्रधान संगठन बैठेगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। धरना स्थल पर जिला विकास अधिकारी देहरादून सुनील कुमार भी पहुंचे और प्रधानों के साथ बैठक कर बातचीत की, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा निकली। प्रधान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं और साफ कह रहे हैं कि अब बिना ठोस फैसले के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जी, जैसे कि आप देख गए कि काफी समय से हमारे कालसी विकासखंड में प्रधानगण अपनी जी राम जी के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा पूर्व में भी विकासखंड के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था जनपद को, और जो कि जनपद के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। कालसी ब्लॉक की जो स्पेसिफिक कालसी ब्लॉक संबंधित नहीं है, नीतिगत मैटर पे इनकी मांगे हैं, जिसमें कि जैसे मजदूरी है 252 की मजदूरी जो भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित की गई उसको बढ़ा करके 600 रुपये करना, फेस ऑथेंटिकेशन जो हमारा एनएमएस के थ्रू हाजिरी हो रही है उसको पूर्ण रूप से ऑफलाइन कर देना, इस प्रकार की नीतिगत मांगे हैं। और चूंकि ये मांग भारत सरकार की नीतियों से संबंधित है तो उस ज्ञापन को हमारे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया।
और आज भी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जो भी निर्देश हैं, भारत सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। हमारी मांग है, पहली मांग जितनी भी योजना है वो ऑफलाइन होनी चाहिए। दूसरी मांग मजदूरी को लेकर 252 से 600 की थी। ये दो मांगे मुख्य रूप से थी, लेकिन जो शासन स्तर पे हमारे विकास अधिकारी आए थे उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं लगा। शासन भारत सरकार स्तर पे इस योजना को बंद करने का एक बहुत सोची समझी साजिश है। 252 रुपए में कोई भी काम मजदूर नहीं आ सकता काम पे, और ये योजना को बंद करने की एक सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि प्रधान इससे पहले सारी योजनाओं को पूरा करते हैं अपने जेब से। मटेरियल का पैसा वर्षों तक नहीं मिलता है। 252 में कोई मजदूर, आपको पता है कि 252 रुपए में कोई मजदूर आता नहीं है। 600 से कम कोई मजदूरी नहीं है। गांव से पलायन हो रहा है, तो गांव से जब पलायन हो जाएगा तो ये योजना अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए शासन का ये खास तौर से मेरा अपना ये है कि शासन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि ये योजना हम इस तरीके से बंद करेंगे। प्रधानों का आरोप है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के संचालन में उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि फेस रीडिंग हाजिरी को ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या है, और कार्य दिवस बढ़ाए जाए। मजदूरी का भुगतान 15 से 20 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी विकास कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाए। पहली मांग थी कि हम चाह रहे थे कि ये सब ऑफलाइन किया जाए, जो भी ये अटेंडेंस का प्रोसीजर है ये ऑफलाइन किया जाए। तो डीडीओ सर ने हमें उसके ऊपर बताया कि जैसे आपको अगर नेटवर्क का इश्यू आता है तो आप वहाँ पे आप मतलब कंप्लेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, ई कंप्लेंट होती है कि हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन हम उस चीज से भी सहमत नहीं है। इसका ही कारण ये है कि ये जब तक ये हमारी कंप्लेंट आगे विभाग को जाएगी, फिर ITS सेल को जाएगी, तब कहीं ये सॉल्व होगी। तो ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जो एक मजदूर है वो काम करने वाला है, वो कई ऐसे होते हैं वो लेमैन है, उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये टेक्निकल इशू है। तो इस चीज में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले इतनी कम मजदूरी पे आदमी मिलना मुश्किल है। वो जैसे तैसे काम करने को तैयार हो भी जाएगा, और जब इस चीज में इतनी दिक्कतें आएगी अटेंडेंस में और इन सबसे, तो वो इन सबसे परेशान होके तो वो क्या करेगा, उसके पास यही होगा कि वो यार पलायन कर जाएगा। तो आज पलायन का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब काम ही नहीं होंगे तो फिर वो अच्छी दिहाड़ी के लिए नीचे ही तो आएगा। तो हम चाह रहे थे कि ये ऑफलाइन किया जाए सारे काम, ताकि और ये जो दिहाड़ी है ये भी बढ़ा के, मजदूरी भी बढ़ा के 600 रुपए तो कम से कम की ही जाए। धरना हमारा बीबी जी राम जी के अगेंस्ट है। जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है। हम उनकी पीड़ा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम बैठे हैं और आगे धरना प्रदर्शन ऐसे ही होता रहेगा, और हमारी सारी ग्राम पंचायतें यहीं बैठेंगी। ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम अपनी ग्राम पंचायतों के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम ये तालाबंदी रखेंगे। धरने के दौरान प्रधान संगठन के डीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा। डीडीओ ने भरोसा दिलाया कि मांग को शासन स्तर तक भेजा जाएगा और समाधान का प्रयास किया जाएगा। इधर प्रधानों ने आंदोलन और तेज कर दिया। प्रधान संगठन ने ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है या आंदोलन और उग्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अभी तो लड़ाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।